इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस। तो फास्फोराइलेशन आपने पहले भी पढ़ा है कि आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में होता है। और सेकंड जो आज हम पढ़े हैं दैट इज द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो कि आपकी रेस्पिरेशन के दौरान होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये यूज करता है NADH और FADH2 जो कि आपके प्रोड्यूस होते हैं क्रैक साइकिल के दौरान। तो वो इसको यूटिलाइज करते हैं टू रिड्यूस मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू द वाटर। इट अकरिंग बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे जो है आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल बनता है। तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल दो टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव रिड्यूसिंग पोटेंशियल वो होता है जिसमें आपका रिड्यूस फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट हैव लो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन देन द वाटर, यानी कि वाटर से आपकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम होगी। ऐसे सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं नेगेटिव रिड्यूसिंग पोटेंशियल, जिसके NADH जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। पॉजिटिव रिड्यूसिंग पोटेंशियल ये वो सबस्ट्रेट होते हैं जो जिसकी एफिनिटी हाई होती है इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करने की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। एग्जांपल है इसमें ऑक्सीजन, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं इनको। तो जो आपकी ETC होती है वो एक सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइटोक्रोम। ये ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बाय द रिडॉक्स पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि साथ के साथ आपकी कपलिंग रिएक्शन भी होती है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ आपके प्रोटॉन का भी ट्रांसफर होता है। ये प्रोटॉन ट्रांसफर जो आपके ATP सिंथेसिस में करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो आप कर रहे हैं बाय ETC साइकिल्स, उससे आपका क्या होगा कि आपकी वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो जब आपकी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो आपका क्रिएट होता है जो ड्राइव करता है आपका ATP। तो ये आपकी जो साइटोक्रोम होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुल करता है फ्रॉम NADH टू NADH एंड FADH2 और इसको लो एनर्जी स्टेट में ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि साइटोक्रोम तो आपका आखिर में ऑक्सीजन तक जाएगा। इस साइटोक्रोम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू नेक्स्ट साइटोक्रोम और इस तरीके की आपकी चेन बनाता है। इस प्रोसेस में आपके करीबन 34 ATP जो है आपकी बनती है, जो कि हम कहते हैं 90% ऑफ ATP जो आपकी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं आर द ग्रुप्ड इनटू 4 लार्ज रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ होल्ड होते हैं और आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ईच कॉम्प्लेक्स जो होती है ग्रेटर एफिनिटी होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन देन द प्रीवियस वन, यानी कि अगर हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, तो हम कहेंगे जो कॉम्प्लेक्स 4 की एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू आपकी कॉम्प्लेक्स 1, यानी कि ये कह सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स 4 की सबसे ज्यादा है, फिर उसकी 3 की कम है, फिर 2 की उससे कम और 1 की उससे कम है। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो आपकी लो एफिनिटी कॉम्प्लेक्स से आपकी हाई इलेक्ट्रॉन के एफिनिटी वाले कॉम्प्लेक्स की बात जा रही है। तो हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 4 जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। फर्स्ट वन आपका कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स 1 जिसे हम कहते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज या NADH डिहाइड्रोजनेज। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है आपका FMN और Fe आयरन सल्फर होता है जो कि आपका 46 सब यूनिट का बना होता है। कॉम्प्लेक्स 2 जो आपके 4 सब यूनिट का बना होता है। इसमें जो एंजाइम होता है वो आपका होता है सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है आपका FAD आयरन सल्फर का। थर्ड कॉम्प्लेक्स जो आपका वो 11 सब यूनिट का बना होता है।
इसमें आपका कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। इसमें प्रोस्थेटिक होता है हीम B 566 B1 और हीम B 562 BH या और हीम C1 आयरन सल्फर, इसकी जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। कम्प्लेक्स 4 जो है 13 सब यूनिट का बनाता है और इसमें एंजाइम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है आपका हीम A, हीम A3, कॉपर पॉजिटिव A, कॉपर पॉजिटिव B। तो ये आपके 4 ग्रुप हो गए, यानी कि जहां से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 1 2 3 4, तो ये आपकी जो है 4 कम्प्लेक्स है। तो आपका एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेस्पायरोसोम क्या था। तो रेस्पायरोसोम एक सुप्रामोलिक्यूल्स कम्प्लेक्स है जो आपका बना होता है कम्प्लेक्स 1 से, 2 से और 3 से। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो ये जो रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैरी करता है फेवर ऑफ यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH2 टू ऑक्सीजन, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है यूनिडायरेक्शनल मूव करेंगे। तो कम्प्लेक्स 1 की बात करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होंगे फ्रॉम NADH एंड अल्टीमेटली ट्रांसफर टू लिपिड सोल्यूबल कैरियर यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोन। The reduced product ubiquinol freely diffuse within the membrane and complex 1 translocate 4 proton across the membrane, thus producing एक proton gradient। इससे जो है इलेक्ट्रॉन के साथ NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो आपका जो है रिड्यूस कर देता है यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल में, और आपके इससे जो है ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तब क्रिएट होता है कि साथ के साथ आपके जो 4 प्रोटॉन है वो मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है मूव कर जाते हैं। कम्प्लेक्स 1 जो आपका जो मेन साइट होता है जहां से आपकी रिएक्शन शुरू होती है, ये जो होती है प्री मैच्योर इलेक्ट्रॉन लीकेज टू ऑक्सीजन अकर, जिसके कारण जो आपकी है ये मेन साइट हो जाती है आपकी सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शन की। Ubiquinone, it is a only electron carrier in ETC that is not a protein bounded prosthetic group। जैसे हम कह रहे थे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं, तो इसमें कहते हैं कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो आपके प्रोटीन से बाउंड नहीं होते कम्प्लेक्स 1 में। इसी कारण से जो है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की मतलब की इलेक्ट्रॉन की लीकेज भी हो जाती है और यहाँ पे जो है सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हो जाती है। इट इज कैरियर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ से दोनों ही चीज जाएंगी, इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे और प्रोटॉन भी जाएंगे। सेकंड आपका था कम्प्लेक्स 2, जिसे आप बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर डिलीवर्ड इनटू क्विनोन पूल Q, ओरिजिनेट फ्रॉम सक्सिनेट एंड ट्रांसफर इनटू द Q, यानी कि FAD टू Q जाएंगे। कम्प्लेक्स 2 जो है 4 प्रोटॉन सब यूनिट से बनी होती है, जिसमें आप कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज आयरन सल्फर सब यूनिट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स यूनिट C एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स यूनिट 4 यूनिट D। अदर इलेक्ट्रॉन डोनर्स में इसमें यहाँ होते हैं आल्सो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इनटू द Q बाय FAD। तो कम्प्लेक्स 2 जो होता है पैरेलल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है टू कम्प्लेक्स 1, यानी कि अगर कम्प्लेक्स 1 आपका काम नहीं कर रहा है तो कम्प्लेक्स 2 के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शुरू हो सकते हैं। बट अनलाइक कम्प्लेक्स 1, नो प्रोटॉन इज ट्रांसपोर्टेड टू इंटरमीडिएट स्पेस इन दिस पाथवे, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप जैसे कि मैंने कहा था कि कम्प्लेक्स 1 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, प्रोटॉन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर दिस पाथवे थ्रू कम्प्लेक्स 2 कंट्रीब्यूट लेस एनर्जी टू ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट C। कम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स। तो Q साइकिल contribute to proton gradient by
एसिमेट्रिकल अब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिमूव फ्रॉम QH2 at the Q site and sequentially transferred to 2 molecules of cytochrome C. A water soluble electron carrier जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस लोकेट होता है, ये वहां पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन सिक्वेंशली पास अक्रॉस करते हैं प्रोटॉन टू QI साइट, वेयर किनोन जो होता है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो 4 प्रोटॉन्स जो है ट्रांसलोकेट होते हैं, जिसमें से 2 प्रोटॉन रिड्यूस हो जाते हैं किनोन टू किनोल एंड 2 प्रोटॉन जो होते हैं आपके रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल से। तो ये क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज रिड्यूस, ठीक है, यानी कि जब हम एक हाई मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्पिरेटरी इनहिबिटर सच एज एंटीमाइसिन ए कॉम्प्लेक्स 3 पर डालते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लीकेज होती है, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, जिसके कारण फिर से आपकी जो है सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम AA3, तो इसमें भी जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोक्रोम सी एंड ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन करते हैं और आपके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है। सेम टाइम पे 8 प्रोटॉन जो है रिमूव होते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट में, जहां पे आपकी एटीपीज के पास ही जाते हैं और आपकी एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये आपका डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि आपका एनर्जी सोर्स जो कि आपकी क्रेब्स साइकिल से आ रहा है वो आपका NADH या FADH होकर, तो ये कह रहा है कि इसमें जो है 2 पाथवे हो गया कि अगर NADH से आ रहे हैं तो आपकी जो है प्रोटॉन भी प्रोड्यूस होंगे और आपके इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है आपके जो इसमें रह जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाते हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके कॉम्प्लेक्स 1 में रिसीव कर लेता है, यानी कि NADH डिहाइड्रोजनेज इन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं यूबिक्विनोन को, ठीक है। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर आपका एनर्जी सोर्स FADH2 है तो वो कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू एंटर करेगा और यूबिक्विनोन को जाएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि अगर ये NADH यानी कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू आ रहा है तो आपके प्रोटॉन भी प्रोड्यूस होंगे जो आपके आगे एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे और आपके 2 इलेक्ट्रॉन भी बन रहे हैं जो आपकी ETC साइकिल यानी कि वाटर की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो दोनों ही पाथ ये जो है साथ के साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका NADH जैसे कि आपका बताया है कि NADH जैसे कि NADH से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये भी यूबिक्विनोन को गए, यूबिक्विनोन से ये आपके गए कॉम्प्लेक्स 3 में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 से ये आपके जाते हैं फिर कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 से जो है हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या है कि आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और आपकी ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि जो ये प्रोटॉन बन रहे हैं ये आपके आगे जो है एक एटीपेज के पास जाएंगे, ठीक है, एटीपेज कॉम्प्लेक्स के पास और वहां पे बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो ये एक, तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन आपके NADH और FADH जो है क्रेब्स साइकिल से बन रहे हैं, ये आपके जो है आपका कॉम्प्लेक्स 1 में जाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स 3 में, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में ये ऑक्सीजन रिसीव करके आपके वाटर की फॉर्मेशन होती है। साथ के साथ क्योंकि आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट भी NADH से आपका प्रोटॉन भी निकल रहा है, ये प्रोटॉन्स जो आपकी ATP की फॉर्म में ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बाय द कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेज।
अब यहाँ पे आपका जो है फोटोसिंथेटिक फॉस्फोरिलेशन और आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस पूछते हैं। तो क्या डिफरेंस है कि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो आपका होता है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन की आपकी ट्रांसपोर्ट हो रखी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपकी यूटिलाइज हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर यूटिलाइज हो रहा है और आपका ऑक्सीजन बनता है और प्रोटॉन जो निकलते हैं वो आपके एटीपीज में यूज होते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो आपके एनर्जी का सोर्स बनाती है, यानी कि एनर्जी जनरेट करते हैं, NADPH और आपकी और एटीपी की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो यानी कि जब हम फोटोसिंथेटिक फॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एटीपी जनरेट होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी और NADPH, जबकि आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ये यूज होती है, एनर्जी आपकी यूज होती है। दूसरा आपका डिफरेंस क्या बनता है कि आपका फोटोसिंथेटिक फॉस्फोरिलेशन में वाटर यूज होता है और आपकी ऑक्सीजन क्रिएट होती है, जबकि आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हम देखते हैं कि आपकी ऑक्सीजन यूज हो रही है और वाटर की फॉर्मेशन हो रखी है। तो आप ओवरऑल क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि आपका NADH से जो आपका इलेक्ट्रॉन आता है कम्प्लेक्स 1 में, कम्प्लेक्स 1 से आपका यूबिक्विनोन में जाता है, यूबिक्विनोन से कम्प्लेक्स 3 में जाता है, कम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C में जाता है, साइटोक्रोम C से कम्प्लेक्स 4 में जाता है। कम्प्लेक्स 4 से आपका जो है ऑक्सीजन जो आपका रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन और आपकी जो है वाटर की फॉर्मेशन होती है, जबकि अल्टरनेट पाथवे भी साथ में है कि सक्सिनेट जो कि आपकी FADH अगर एनर्जी सोर्स है वो कम्प्लेक्स 2 से जाएगा, तो कम्प्लेक्स 2 से आपका जो है क्विनोन में जाएगा, क्विनोन से कम्प्लेक्स 3 में, कम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम 4 और आपकी जो है वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का आपका फाइनल सोर्स होता है रिसीव करने का, वो आपका जो होता है ऑक्सीजन होता है, जिसे ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन ये मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके वाटर जनरेट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वाटर में रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो आपका ऑक्सीजन होगा। तो रेगुलेशन ऑफ TC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रेगुलेटर कौन है? तो पहले कम्प्लेक्स के जो आपके रेगुलेटर हैं वो आपके हैं इनहिबिटर एल्काइल ग्वेनाइन, ठीक है। इसमें आपके मोस्टली रेटिनोन, बार्बिचुरेट, अमाइटेल्स, पेरिसिडीन A। अगर इसका मतलब ये है अगर हम ये इनहिबिटर यूज करते हैं तो आपका पहला पाथ है वो फ्लो नहीं करते, आपका अल्टरनेट दूसरा पाथ फ्लो करते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स 2 से कम्प्लेक्स 3 में, यानी कि उस पाथवे से जाएंगे। कम्प्लेक्स 2 का इनहिबिटर जो है कार्बोक्सिन होगा। अगर कार्बोक्सिन डालते हैं हम तो आपकी ATC जो जाएगी पाथ 1 के थ्रू जाएगी, जिसमें कम्प्लेक्स 1 से कम्प्लेक्स 3 में जाएगी। कम्प्लेक्स 3 का जो इनहिबिटर होता है वो एंटीमाइसिन होते हैं, यानी कि अगर एंटीमाइसिन डाल देते हैं तो आपकी ATC वहीं पे स्टॉप हो जाती है। फोर्थ आपका जो आपका है कम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर, इसमें साइनाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, अजाइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। इसके अलावा आपका अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज भी होते हैं जो अल्टरनेटिव पाथवे करते हैं और आपकी जो वो है ETC जो आपकी परफॉर्म करते हैं। तो इनके इसका इनहिबिटर होता है आपका सैलिसिलिक हाइड्रोक्सी अमाइन एसिड्स। तो एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, तो क्या कह रहा है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एनर्जी जनरेट करते हैं हर एक ट्रांसफर में। ये एनर्जी जो है आपकी यूटिलाइज की जाती है बाय द साइटोक्रोम्स टू प्रोटॉन पंप्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि जो साइटोक्रोम से आपके प्रोटॉन मेम्ब्रेन एक जा रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ, वो इस एनर्जी के थ्रू जा रहे हैं और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। तो साइटोक्रोम जो है दे आर द चैनल प्रोटीन्स जो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी को टू पंप द प्रोटॉन्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन और प्रोटॉन ग्रेडियंट को स्टेब्लिश करते हैं। ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो इन प्रोटॉन को यूटिलाइज करता है और आपकी ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो रिकॉल डिफ्यूजन क्या होता है? रिकॉल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो प्रोटॉन होते हैं they want to equalize their number on the both side of mitochondrial membrane, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉल डिफ्यूजन।
तो जब मैंने कहा था कि आपका पांचवा सोर्स जो था आपका, जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स आपके जो है एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एटीपी सिंथेस होता है जो प्रोटॉन को आपका यूटिलाइज करता है। ये एक तरीके का आपका चैनल प्रोवाइड करता है जिसमें आपके प्रोटॉन जो है डिफ्यूज हो जाते हैं और ये आपके एनर्जी जनरेट करते हैं एटीपी फ्रॉम द एडीपी। तो दिस इज यहाँ पे जो आपके रोटेशन करते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं ये अंदर की तरफ जाते हैं और आपकी एटीपी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल ईटीसी की हम जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं काफी एफिशिएंट होती है और मोस्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन की जो एटीपी प्रोडक्शन होता है वो इसमें हो जाता है, यानी कि आउट ऑफ 38 से 34 एटीपी आपके ईटीसी तक जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो थ्योरेटिकल हम क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया में पर ग्लूकोज जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो 38 एटीपी होते हैं, जबकि यूकारियोट में जो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एटीपी प्रोडक्शन होता है 36 होता है। लेकिन जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो यूकारियोट में 30 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके एटीपी प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि कुछ आपके जो है लीक हो जाते हैं इन द इनर मेम्ब्रेन। तो जो आपके ये लीक हो जाते हैं वो आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और आपकी एटीपी सिंथेसिस हो जाती है। ड्यू टू लीकेज ऑफ एनर्जी आपकी एक्चुअल एनर्जी इन यूकारियोट जो है 38 एटीपी होती है। तो ओवरऑल जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो ग्लूकोज में आपके 2 एटीपी आपके 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच प्रोड्यूस हुए, जिससे आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बने। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट जो है आपके कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। यहाँ पे फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच प्रोडक्शन होते हैं। फिर हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो क्रेब्स साइकिल में जो आपके 2 एटीपी प्लस में 3 एनएडीएच प्लस में 1 एफडीएच, टोटल यहाँ तक अभी तक जो है 10 आपके जो है एनएडीएच बनते हैं, 2 एफएडीएच 2 बनते हैं और आपके 4 एटीपी बन जाते हैं। तो इसके आगे जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसमें आपकी एनएडीएच और एफएडीएच 2 जो आपकी यूटिलाइज हो जाती है और टोटल आपकी 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है।